हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुष्मान स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर, डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी मतलब दृढ़ पिंडों की गतिकी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम दृढ़ पिंडों की गति पर पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजिशन हुआ, फिर से आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हुआ, टॉर हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हुआ। ये सब टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल। ऐसे पहला टॉपिक है सेंट्रल फोर्स, यानी इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय बल। तो केंद्रीय बल क्या होता है, देखिए, जब किसी एक पार्टिकल द्वारा किसी एक पॉइंट पे डायरेक्टली फोर्स लगाया जाता है, जब किसी पार्टिकल द्वारा किसी पॉइंट पे डायरेक्टली फोर्स लगाया जाता है तो उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। किसी फोर्स को कहते हैं जब किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु पे बल लगा जाए तो उस बल को कहते हैं केंद्रीय बल। जब किसी वस्तु द्वारा किसी बिंदु पे बल लगाया जाए तो उस वस्तु को कहते हैं केंद्रीय बल। और जो द्रव्यमान और जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा सेंटर, इसके पार्टिकल के सेंटर से इस पॉइंट के डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस होगा, मान लें डिस्टेंस अगर डी है मान लेते हैं हम, तो ये डिस्टेंस डी होगा, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि द्रव्यमान। इस फोर्स का द्रव्यमान इसी डिस्टेंस डी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये सेंटर फोर्स होता है। अब सेकंड पॉइंट है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन यानी घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या है, जैसे कि आपके नाम से समझ में आ रहा है, घूर्णन गति मतलब घूर्णन कर रहा है। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो किसी सर्कल पे मोशन करे या फिर किसी सर्कुलर पाथ मोशन करे, मतलब कि या तो वो किसी वृत्त पे में चक्कर लगाए फिर वृत्ताकार पथ पे घूमे, तो उस गति को कहते हैं घूर्णन गति। जैसे कि मान लें अगर एक पुली है, ठीक है, पुली पे इन दो तरफ रस्सी लटके हुए हैं, ठीक है, मान रस्सी लगाया गया है, तो जो रस्सी यहाँ से मोशन कर रहा है एक तरह से घूर्णन मोशन नहीं कर रहा है। ठीक, या फिर अगर आप एक फील्ड में आप रनिंग कर रहे हो तो वो भी जो मोशन आप कर रहे हो वो सर्कुलर मोशन कर रहे हो। या फिर जो अर्थ है, अर्थ सन के चारों तरफ अर्थ जो है ये जो मोशन कर रही है ये भी सर्कुलर मोशन ही है। ठीक है, घूर्णन गति क्या हुआ, इसको हम मतलब कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट है किसी भी सेंटर के अलावा किसी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेशन करेगा, घूमेगा, उसे घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, ये जो घूर्णन गति होगी ये कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है या फिर वेरिएबल हो सकती है। ठीक है, घूर्णन गति दो प्रकार की होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बात तो घूर्णन गति की। अब वेलोसिटी की बात करते हैं हम। वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी आपको पता है कि वेलोसिटी में हम दो वेलोसिटी पढ़ते हैं। वेलोसिटी में दो वेलोसिटी पढ़ते हैं, एक हो गया एवरेज वेलोसिटी और दूसरा हो गया इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मतलब कि औसत गति की, औसत गति एवरेज वेलोसिटी। और फिर औसत वेग कर दो आप, वेलोसिटी को वेग कहते हैं, औसत वेग। और इसको क्या कहा, ठीक है, तो औसत वेग किसे कहते हैं, औसत वेग। मान लो कि एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पे है, ठीक है, टाइम t1 पे, यहाँ पे जो टाइम है वो है t1, तो टाइम t1 पे पार्टिकल पॉइंट ए पे है और फिर उसके बाद ये पार्टिकल पॉइंट बी पे चला जा रहा है टाइम t2 पे, तो हम कहेंगे कि जो इसका एवरेज वेलोसिटी होगा इसको कि हम VAB से डिनोट करेंगे। VAB इक्वल टू वेक्टर AB अपान T2 माइनस T1, मीन्स कि एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है, औसत वेग बराबर होता है पथ की दूरी, डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि इसके बीच कितना दूरी है, डिवाइड बाई इनमें समय का अंतराल कितना, टाइम टेकन कितना टाइम लिया है, कितना समय लिया है, समय T2 माइनस T1, तो इसका टाइम निकल जाएगा, और AB जो इसके बीच की दूरी है, डिस्प्लेसमेंट जो है। ठीक है, अब मान लो कि हम इसको एक x और y कोऑर्डिनेट पर रख सकते हैं। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और
पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब कि पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मतलब कि स्थिति वेक्टर, और पॉइंट बी का स्थिति, मान लें पॉइंट ए का स्थिति वेक्टर है r1 और पॉइंट बी का स्थिति वेक्टर है r2। पॉइंट ए का स्थिति वेक्टर है r1 और पॉइंट बी का स्थिति वेक्टर है r2। तो जो हमने ए बी लिखा है ए बी, तो ए बी इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ए ओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर, ठीक। ऑल्सो इक्वल टू ये हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए वेक्टर का वेक्टर जब साइन चेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन होता है, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन होगा। ए बी तो मतलब कि वेक्टर ए बी इक्वल टू हो गया r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये r2 ये ओ बी क्या कहते हैं, r2 जो है वो है ओ बी और r1 है ओ ए है, ठीक है। तो जो हमारा एवरेज वेलोसिटी है वी ए बी, ये हमारा एवरेज वेलोसिटी क्या निकल के आया, हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ गया वी ए बी, वेक्टर वी ए बी इक्वल टू वेक्टर ए बी वेक्टर ए बी अपॉन T2 माइनस T1 इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1 अपॉन T2 माइनस T1, और ये आएगा हमारा एवरेज वेलोसिटी, मतलब कि औसत गति की, ठीक है। अब अगर बात करें हम तात्कालिक वेग की, जो कि इंस्टेंटेनियस वेग है, तात्कालिक वेग क्या है, किसी एक निश्चित पॉइंट पर, किसी एक अचानक पॉइंट पर किसी के तत्काल वेग, तुरंत जो वेग है उस बॉडी की जो तुरंत जो वेग है उसे कहते हैं तत्कालिक वेग। मान लें कि ए से बी तक जा रहा है किसी पॉइंट सी पे, उस सिर्फ पॉइंट सी पे जो उसकी वेग होगा उसे कहेंगे हम तत्कालिक वेग, मतलब कि सिर्फ पॉइंट सी पे जो उसकी वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को लिखा जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब टाइम टेंड्स टू जीरो, एक मतलब जो टाइम इंटरवल है, मतलब जितना टाइम चेंज हो रहा है, डेल्टा टी मतलब कि जो टाइम चेंजिंग है वो जीरो के बराबर है, मतलब T2 माइनस T1 को अप्रोक्सीमेटली जीरो है, ठीक है। डेल्टा आर वेक्टर r2 में साइन डेल्टा हो जाएगा अपॉन T2 माइनस T1 डेल्टा टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर v इक्वल टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ वेक्टर r, और डी टी ऑफ वेक्टर r इक्वल टू होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यानी कि तत्कालिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तत्कालिक वेग, ठीक। अब इसी को अगर हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करें तो इसको और भी लिख सकते हैं वेक्टर v इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी। ये क्या हो गया, डी एस बाई डी टी जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है। तो जब इंस्टेंटेनियस एक टाइम टी पे, किसी भी एक टाइम टी पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी उसे कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब किसी एक बिंदु टी पे जो उस वस्तु की वेग होगी उसे कहेंगे हम तत्कालिक वेग, ठीक है। अब त्वरण की बात करते हैं, एक्सेलरेशन में दो होते हैं, एक होता है एक्सेलरेशन जो होता है, ये भी दो होते हैं, एक होता है एवरेज एक्सेलरेशन औसत त्वरण, और एक होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन यानी कि तत्कालिक त्वरण, ठीक है। अब औसत त्वरण क्या होता है, औसत त्वरण होता है कि वेग में उत्पन्न परिवर्तन बटा में उसमें लगा समय, मतलब कि जितना वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मतलब v2 माइनस v1 हो रहा है, वेक्टर v2 माइनस वेक्टर v1 अपॉन किसी टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 में, तो यही जो वैल्यू होगी हो जाएगी एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर av। तो एवरेज एक्सेलरेशन यानी कि औसत वेग होता है, जितना वेग में परिवर्तन हो रहा है अपॉन में उस वेग के परिवर्तन होने में लग रहा है समय, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन इन चेंजिंग वेलोसिटी इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन औसत त्वरण, ठीक है।
ये हो गया औसत त्वरण के बारे में। अगर इसे इंस्टेंटेनियस त्वरण निकाले मतलब कि इंस्टेंट मतलब किसी एक निश्चित बिंदु पे उस वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न हुआ है, निश्चित वस्तु बिंदु पे, मीन्स कि जो एक्सेलरेशन डेल्टा ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब कि जो टाइम इंटरवल है T2 में स्विंग वैल्यू जीरो के लगभग पहुंच जा रही है, मतलब कि जीरो के लगभग तभी पहुंचेगी जब किसी एक बिंदु पे किसी एक पॉइंट पे होगा, तो उस पॉइंट पे T2 और T1 वैल्यू सेम होगी लगभग लगभग, जीरो के लगभग पहुंच जाएगी। डेल्टा वी टी अपान डेल्टा टी इक्वल टू डी वी वेक्टर बाई डी टी। तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू आ गया डी वी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। तो आपने समझ लिया कि औसत वेग और तात्कालिक वेग क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वहीं वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-1, ठीक है। और जो एक्सेलरेशन होता है इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है LT-2, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंगुलर पोजीशन, मतलब कि कोणीय स्थिति। हमने सिंपल औसत वेग, तात्कालिक वेग, औसत त्वरण, तात्कालिक त्वरण पढ़ लिया। अब हम क्या कोणीय त्वरण, कोणीय वेग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोणीय स्थिति के बारे में, एंगुलर पोजीशन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति के बारे में। एंगुलर पोजीशन कोणीय स्थिति। अब मान लो कि कोई एक वस्तु है, वो किसी एक सर्कुलर वृत्ताकार पथ पर घूम रही है, ठीक है। और सेंटर है, ये पॉइंट O है, और इसका जो ओरिजिन है सर्कल का वो भी पॉइंट O है। अब यहाँ से हम एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरह, ये OX हो गया एक्सिस। अब मान लीजिए किसी टाइम टी पे जो पार्टिकल है वो यहाँ से चला और किसी टाइम टी पे पॉइंट P पे पहुँचा, ठीक है। तो अब अगर हम OP को मिला देते हैं तो जो OX के साथ OP जो एंगल बना रहा है, हमारा एंगल बना है थीटा, तो इसी थीटा को हम कहते हैं एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, ठीक है। मतलब कि इसी एक्सिस से जितना एंगल बना रहा है OP, जो थीटा एंगल बना रहा है, उसी को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन, कोणीय स्थिति, ठीक, एंगुलर पोजीशन से कहेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग की बात करें तो मान लें कि यहाँ पे थीटा है, कुछ समय बाद ये पॉइंट पहुँचा P' पे, कुछ समय बाद पॉइंट पे पहुँचे, और इसमें अब जो इसमें चेंज हुआ है एंगुलर पोजीशन, वो जो एंगल पोजीशन चेंज हुआ है, ये जो एंगल है ये है डेल्टा थीटा, ठीक। तो हम एंगुलर वेलोसिटी से कहते हैं कोणीय वेग, ठीक है। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा अपान डेल्टा टी, जितना थीटा में चेंज हुआ है अपान जितना टाइम चेंज हुआ है, जितना टाइम लगा है। मान लो यहाँ पे टाइम T1 था, यहाँ पे T2 था, तो T2 माइनस T1 हो जाएगा डेल्टा टी के बराबर। तो हमको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू मिल जाएगा डी थीटा बाई डी टी, या फिर इसे कह सकते हो आप डी टी ऑफ थीटा। हमारा एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग आ गया ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अगर एक कोणीय त्वरण की बात करें कि इस पोजीशन पर जाने में उसमें कितना त्वरण प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको ऐसे पता है कि एक्सेलरेशन वेग त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा में परिवर्तन होने में समय, मीन्स कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम टेकन इन वेलोसिटी, ठीक है। उसी तरह जब हम कोणीय त्वरण की बात करेंगे, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण
एंगुलर एक्सेशन की बात करेंगे हम, तो जो एंगुलर एक्सेशन होता है इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू होगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी है, तो अगर ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं तो हो जाएगा डी डी टी ऑफ डी थीटा बाई डी टी। तो फाइनली हमको एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा डी टू थीटा अपान डी टी टू। ठीक है, अब इसके कुछ क्या कहते हैं, अगर हम यहाँ पर एंगुलर जो त्वरण है इसको अगर हम कांस्टेंट मान लें, मतलब कुछ समान है कि ये जो वैल्यू है इसकी जो मान है ये बदले ना, मीन्स कि अल्फा इक्वल टू अगर हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमको तीन इक्वेशन मिलते हैं। तीन इक्वेशन कौन कौन से होते हैं? पहला इक्वेशन होता है एंगुलर पोजीशन थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसका प्रूफ आपने पढ़ा होगा पहले, ये बहुत सी नॉर्मल सी बातें हैं, ये अपने सिलेबस में प्रूफ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये होता है इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन मिलता है ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इक्वेशन सेकंड। और तीसरा इक्वेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इक्वेशन थर्ड। ये तीन इक्वेशंस होते हैं। अब इसमें आप देख लो थीटा क्या होगा? एंगुलर पोजीशन कोणीय स्थिति। ठीक, ओमेगा नॉट होगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, शुरुआती कोणीय वेग। ठीक, ओमेगा होगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, अंतिम कोणीय वेग। ठीक है, अल्फा हो जाएगा एंगुलर एक्सीलरेशन कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, और टी हो जाएगा टाइम टेकन, लगा हुआ समय, टाइम टेकन। तो ये तीन फार्मूला है, इसको आप बढ़िया से याद कर लो, क्वेश्चन लगाने में इन फार्मूला का यूज होगा। ठीक है, इसका प्रूफ दिया नहीं इसलिए प्रूफ बता नहीं रहा हूँ। अब तीसरा का हमने पढ़ लिया एंगुलर पोजीशन, एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। ठीक है, ये सब पढ़ लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट, स्पर्श रेखा और अर्धव्यास, स्पर्श रेखा और अर्धव्यास के साथ में एकांकी वेक्टर। स्पर्श रेखा और अर्धव्यास के साथ में एकांक वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस एंड टेंजेंट। अब मान लो कि कोई एक पार्टिकल है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल का सेंटर है वो, ये हो गया तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। और मान लेते हैं कि पार्टिकल है पॉइंट पी पे और इसका जो पोजीशन, एंगुलर पोजीशन है वो है थीटा। ठीक है, अब जब ये थीटा पे ये जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करती है, तो उस पर दो वेक्टर लगते हैं, यानी कि दो फोर्स लगते हैं, दो त्वरण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, दो यूनिट वेक्टर्स लगते हैं। एक जो होगा वो तो डायरेक्टली आउटवर्ड होगा, इस रेडियस के अलॉन्ग लगेगा, अर्धव्यास के अलॉन्ग लगेगा। ठीक है, जिसे हम कहेंगे ER वेक्टर। और एक जो होगा वो इसके स्पर्श रेखा की तरफ लगेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा, उसे हम कहेंगे ET वेक्टर। ठीक है, अब आप क्या करो, इस पॉइंट बी पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक एक्सिस ड्रा कर दो और एक वाई एक्सिस के पैरेलल एक्सिस ड्रा कर दो। ठीक है,
ये हो गया एक्स डैश, ये हो जाएगा वाई डैश। ठीक, अब अगर हमको जो ये रेडियल यूनिट वेक्टर है, यानी कि अर्धव्यासी एकांक की वेक्टर, उसका अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में तोड़ेंगे, मतलब कि जो ई आर वेक्टर है वो कहीं ना कहीं अगर इसे हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें इस पर, तो इस परपेंडिकुलर से यहाँ परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, इन दोनों का सम बराबर है ई आर वेक्टर के। तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो हम लिखेंगे ई आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आई कैप पी ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे पी ए साइन थीटा। ठीक, ये इसे हम पी ए लिखते हैं अभी, वेक्टर पी ए। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी। ठीक, तो यहाँ पे आई वेक्टर और जे वेक्टर क्या है, एक्स एक्सिस के लंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं हम आई वेक्टर, और जो जेड एक्सिस के लंग यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं हम जेड वेक्टर। मतलब कि एक्स एक्सिस के लंग एक्सिस के साथ में जो एकांक वेक्टर होता है उसे कहते हैं हम आई वेक्टर, और वाई एक्सिस के साथ में जो एकांक वेक्टर होता है उसे कहते हैं हम जे वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर पी ए इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर आई पी ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे पी ए साइन थीटा। अब हमको पता है, हमने यहाँ पे लिखा है कि वेक्टर पी ए इक्वल टू वेक्टर ई आर के होगा, तो हमको मिल जाएगा, यहाँ से हम पी ए हटा देंगे, पी ए की वैल्यू हटा देंगे, तो हमको मिलेगा वेक्टर ई आर इक्वल टू आई वेक्टर कॉस थीटा प्लस जे वेक्टर साइन थीटा। अब यहाँ से पी ए की वैल्यू हटी क्यों है, क्योंकि जो हमने ई आर वेक्टर बनाया था ये एक यूनिट वेक्टर बनाया था, मतलब पी ए की वैल्यू 1 हो गई। तो अगर हम पी ए की वैल्यू हटा देते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, पी मैग्नीट्यूड बना तो वैल्यू हमने हटा दिया है। इसी तरह अगर हम पी बी की बात करें तो वेक्टर पी बी इक्वल टू होगा माइनस आई, क्योंकि ये कुछ यहाँ पे आएगा माइनस एक्सिस में आएगा, तो माइनस आई वेक्टर पी बी कॉस थीटा प्लस जे वेक्टर पी बी साइन, सॉरी थीटा यहाँ पे था ना, तो यहाँ थीटा में से यहाँ पे हो जाएगा, गलती हो गया, यहाँ पे होगा पी बी साइन थीटा एंड पी बी कॉस थीटा। तो पी बी इक्वल टू है ई टी वेक्टर, तो हमको मिल गया ई टी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई वेक्टर, पी बी की वैल्यू यूनिट वेक्टर है तो 1 हो जाएगा, माइनस आई वेक्टर साइन थीटा प्लस जे वेक्टर कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारे एकांकी वेक्टर स्पर्श रेखा और अर्धव्यास के साथ में, यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस एंड टेंजेंट। रेडियस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो है वेक्टर ई आर इक्वल टू आई कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा, और टेंजेंट के अलोंग जो वेक्टर यूनिट वेक्टर है वो है वेक्टर ई टी माइनस आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ये तो हम समझ में आ गए। अब आप सोचोगे कि मैंने इसे तुमको पढ़ाया क्यों। मैंने इसलिए ये पढ़ा क्योंकि अगर हम अभी हम पढ़ेंगे घूर्णन गति पढ़ेंगे किसी एक व्यास के आधार, मतलब क्या कहते हैं वृत्त के चारों तरफ, एक वृत्त के चारों तरफ की हम घूर्णन गति कोई कर रहा है पार्टिकल, उसको पढ़ेंगे। वहाँ पे हमको अर्ध टेंजेंट और रेडियस वेक्टर को ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने इससे पहले समझा दिया कि ई आर और टी वैल्यू क्या होती है। अब इस वैल्यू को आगे हम यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ से हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, घूर्णन गति में त्वरण एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। तो फिर से हमने जो अभी फिगर बनाया था वो बना लेते हैं कि ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये हमारे एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये पार्टिकल है पी, इसका पोजीशन सेंटर है ओ, एंगुलर पोजीशन है थीटा। ठीक है, तो अगर हम इस पार्टिकल का इस पर एक लग रहा है रेडियल वेक्टर
पॉइंट ए पे और टेंजेंट के अलावा लग रहा है पॉइंट बी पे। ठीक, तो अगर हम इस पार्टिकल पी का अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर पता करें, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, यानी कि स्थिति वेक्टर। तो इसका अगर हम स्थिति वेक्टर ज्ञात करें पॉइंट पे, तो स्थिति वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा ओपी वेक्टर। ठीक है, और ओपी वेक्टर इक्वल टू होगा ओपी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई आर। इधर ई आर लग रहा है, ई आर यूनिट वेक्टर लग रहा है, ओपी उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ई आर वेक्टर हो गया। तो अगर हम ई आर की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा ओपी इक्वल टू क्या होगा, आर होगा, आर इंटू आई वेक्टर कॉस थीटा प्लस जे वेक्टर साइन थीटा। ये हो गया क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। ठीक, अगर हम अब इसको हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी वेक्टर आर बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ आर इन ब्रैकेट वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा। ठीक है, तो डी टी एफ वेक्टर आर हो जाएगा वेक्टर वी के, डी टी एफ वेक्टर आर मीन्स की चेंज इन एंगुलर पोजिशन, तो चेंज इन पोजिशन हो जाएगा वेक्टर वी के। तो वेक्टर वी इक्वल टू यहाँ पे आर कांस्टेंट, आर बाहर निकल जाएगा। अब अंदर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको मिलेगा वेक्टर आई ब्रैकेट में माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, अब यहाँ से हम डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू कॉमन लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा, वेक्टर वी इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी इन ब्रैकेट माइनस वेक्टर आई साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। और हमने पढ़ा क्या है, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू होता है ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू होता है ओमेगा के। तो वेक्टर वी इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा माइनस आई वेक्टर साइन थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा। ये हो गया वेलोसिटी वी, वेक्टर वी। ठीक है, तो जो टर्म आर ओमेगा है वो स्पीड ऑफ पार्टिकल है टाइम टी पे। टाइम टी पे उस वस्तु का जो गति है उसी को हम आर ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, हम अगर हमको एट टाइम टी पे उस बॉडी का एक्सीलरेशन फाइंड करना है, यानी कि त्वरण वेक्टर ए फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हमको पता है वेक्टर ए इक्वल टू होता है डी वेक्टर बाई डी टी वेक्टर। तो वेक्टर ए इक्वल टू हो जाएगा डी डी टी ऑफ आर ओमेगा माइनस आई वेक्टर साइन थीटा प्लस जे वेक्टर कॉस थीटा। ठीक है, ओमेगा आर ओमेगा की वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगी। तो वेक्टर आर इक्वल टू हो जाएगा आर ओमेगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें पाएगा माइनस आई वेक्टर कॉस थीटा डी थीटा बाई डी टी माइनस जे वेक्टर साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी प्लस आर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू ई टी वेक्टर। देखिए यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट नहीं है, ओमेगा वेरिएबल है, तो आर कांस्टेंट निकाल देंगे हम। ओमेगा इंटू आई माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा है, तो क्या करेंगे हम, पहले हमने ओमेगा बाहर ले लिया और डी टी से इसको
डिफरेंशिएट कर दिया तो ये वैल्यू आई। फिर हमने इसको वैल्यू कांस्टेंट ले ली और ओमेगा को डिफरेंशिएट किया तो आर डी ओमेगा बाई डी टी आया। और ये वैल्यू हमको पता है क्या है, माइनस आई साइन थीटा प्लस जे कॉस थीटा इक्वल टू होगा टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर ई टी की वैल्यू जो हमने अभी ऊपर फाइंड की थी उसी के इक्वल है, तो हमने डायरेक्ट ई टी लिख दिया। तो हमारा अगर यहाँ से हम कॉमन लें, यहाँ से आप करेंगे हमको मिल जाएगा वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, यहाँ से हम डी थीटा बाई डी टी ओमेगा कॉमन लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर बाई आर माइनस भी कॉमन ले लिए हैं, वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे साइन थीटा, और हमको एक फॉर्मूला पता है प्लस कि v इक्वल टू होता है आर ओमेगा के, प्लस v इक्वल टू होता है आर ओमेगा के। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे उस वैल्यू को पुट करें तो हमको मिल जाएगा डी वी बाई डी टी, आर ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v, तो डी वी बाई डी टी इंटू ई टी वेक्टर। ठीक, अब वेक्टर आई कॉस थीटा प्लस वेक्टर जे कॉस थीटा इक्वल टू ई आर वेक्टर के इक्वल था, तो फाइनली हमको एक्सेलरेशन वेक्टर ए इक्वल टू मिल जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर प्लस डी वी बाई डी टी इंटू वेक्टर ई टी। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। गतिकीय घूर्णन गति में त्वरण, घूर्णन गति में जो त्वरण है वेक्टर ए इक्वल टू मिल गया माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ई आर प्लस डी बाई डी टी वेक्टर ई टी। ओमेगा स्क्वायर क्या है, देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है आपका एंगुलर वेलोसिटी, ठीक, आर है आपका पोजीशन वेक्टर, ई आर है आपका, ई आर है क्या कहते हैं रेडियल यूनिट वेक्टर, डी वी बाई टी टी है चेंज इन वेलोसिटी, और ई टी है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। ओमेगा स्क्वायर एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी क्या हम कहते हैं कोणीय त्वरण, आर है स्थिति वेक्टर, वेक्टर ई आर है रेडियल यूनिट वेक्टर, यानी कि क्या है अर्धव्यास एकांकीय वेक्टर, ये है चेंज इन वेक्टर डी वाई टी, और ई टी है, ई टी जो है वो आपका है स्पर्श रेखा एकांकीय वेक्टर। तो इस तरह से हमने आज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट वीडियो है जो सेकंड पार्ट आएगा, ये वीडियो सेकंड पार्ट है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, और रोटेशनल मोशन, रिलेटिव बॉडी, मतलब और बहुत सारे टॉपिक बचे हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, साथ ही मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि किसी को डाउट ना रहे, जैसे हर कोई पढ़ ले। और अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।